फिर उसके बाद सैलरी एग्रीमेंट चेंज करना, ये दो काम होंगे तो फिर। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। तो अगर स्क्रीन नज़र आ रही तो बता दिएगा। विजिबल? सोए भाई, स्क्रीन विजिबल है मेरी? जी जी। अच्छा, तो हमने लास्ट टाइम एक सेल्स ऑर्डर बनाया था आपको, ये था सेल्स ऑर्डर। सही है, ये दो आइटम्स थे हमारे, रिक्वायर्ड हम्म क्वांटिटीज थी। अब यहाँ हम्म पे देखो, होता ये है कि मैं अगर बिल्कुल एक नया सेल्स ऑर्डर बना रहा हूँ, और हम्म इसमें यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, वेयर हाउस की। सही है। अब जैसे मैं अगर कोई सेल्स ऑर्डर बना रहा हूँ ना, फॉर एग्जांपल, हम्म सब सेल्स हम्म ऑर्डर के ऊपर आप देखो कि आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, जस्ट लाइक आइटम, क्वांटिटी, रेट्स, अमाउंट, और एक वेयर हाउस का भी होता है। होते तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं यहाँ कॉलम के ऊपर सारे नहीं ला सकता। आपके पास ये अंदर एडिट बटन पे जाके आपको बाकी चीज़ें मिल जाती हैं, डिस्क्रिप्शन, इमेज, या हम्म बाकी चीज़ें भी होती हैं अंदर। सही। तो मैं अगर यहाँ पे सिर्फ बात करूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपका पहला प्रोडक्ट है मेरॉन। सही। तो अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाके चेक करता हूँ डिलीवरी वेयर हाउस, मतलब किस वेयर हाउस मैंने आके डिलीवर करना है। तो यहाँ पे हम्म आपके देखो कि पूरी लिस्ट शो होती है, सही है, वेयर हाउसेस की। और उसके साथ हम्म साथ उसकी एक्चुअल क्वांटिटी भी आ रही होती है। मतलब एक्चुअल क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि किस वेयर हाउस के ऊपर कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है आपके पास। सही, ओके। फिजिकली कितनी अवेलेबल है। अब हम्म इसमें आप ये देखो कि जैसे ये सारे वेयर हाउसेस के ऊपर इसकी एक्चुअल क्वांटिटी ज़ीरो आ रही है। सही। ओके। मीन्स के आइटम अवेलेबल ही नहीं है आपको, यानी आपके किसी भी वेयर हाउस के ऊपर फॉर एग्जांपल ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, इसलिए अब्दुल्ला इसकी भाई, इधर एलोकेशन का नहीं आएगा ऑप्शन? एलोकेशन मतलब? जो इनके रिजर्व कर लेते हैं मटेरियल, वो भी अगर वेयर हाउस शो करे तो ज्यादा बेटर है। नहीं, रिजर्व रिजर्व वाली चीज़ इसके बाद आती है। रिजर्व ये तब आती है जब मैं सेल्स ऑर्डर कंफर्म कर दूंगा। सेल्स ऑर्डर हम्म कंफर्म करने के बाद ये होगा कि उस वेयर हाउस के ऊपर जो स्टॉक रखा हुआ है ना, वो आपके इस हम्म कस्टमर के ऑर्डर पे रिजर्व हो रहेगा। मतलब फिर उस क्वांटिटी को कोई आगे पीछे कहीं और नहीं कर सकता। वो चीज़ यहाँ हम्म वो चीज़ इस ऑर्डर पे आके रिजर्व हो जाती है। लेकिन मैं अभी जो बात कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि क्योंकि हमने आगे जाके परचेजिंग पे जाना है, तो मैं सिर्फ उसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से पता चलेगा कि आपके पास क्वांटिटी अवेलेबल है या नहीं है। सही। ओके। तो सेल्स ऑर्डर के ऊपर आप ये देख सकते हो, ये डिलीवरी वेयर हाउस का एक कॉलम होता है। ये कॉलम आपको यहाँ ना मिले, अगर इधर ना मिले तो आप इसको एडिट के अंदर जाके देख लीजिएगा। ये आपको अंदर आके मिल जाएगा, डिलीवरी वेयर हाउस, इधर वेयर हाउस एंड रेफरेंस के अंदर। सही। हम्म तो आप जिस भी वेयर हाउस से आगे डिलीवर करने जा रहे हो तो उसके आगे उसकी क्वांटिटीज़ आती हैं। क्वांटिटीज़ अवेलेबल नहीं है तो ऑब्वियसली ज़ीरो पे होगा, या हो सकता है कि इसके अंदर क्वांटिटी अवेलेबल हो लेकिन आपकी ऑर्डर्ड क्वांटिटी उससे ज़्यादा हो। तब भी उससे हम्म आपको आइडिया हो रहेगा कि आपको यानी आप उसकी डिलीवरी कर सकते हो या नहीं परचेजिंग कर करनी सकते। है या नहीं हाँ, करनी? परचेजिंग करनी है या नहीं करनी। सही। तो आप यहाँ वेयर हाउस डिफाइन करोगे, और अगर आपने एक ही वेयर हाउस से दोनों या मल्टीपल आइटम्स डिलीवर करने, तो आप सिर्फ यहाँ पे आके ऑन द टॉप आप वेयर हाउस डिफाइन करते हो। लेकिन ओके। अगर आपने एक आइटम किसी फ्रॉम वन वेयर हाउस करनी और दूसरा आइटम आपने किसी और वेयर हाउस से करनी, तो आप आइटम बाय आइटम भी वेयर हाउस सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट कर। सही। ओके। अब मैं यहाँ पे आके इसको डिलीवरी डेट, कहाँ पे ये सामान इधर ये यूरिनल है। अब इसका कस्टमर है, उसने यहाँ पे पीछे इधर रखी है। ऑलरेडी ये इधर पीछे जो सामने अल्लाह की हाँ यूरिनल, ये पूरा सपोर्ट और वो सारी चीज को दो, पूरा यूरिनल है जी। ठीक है। और इसको उठाओ दूसरा ऑप्शन ये ना, होता है कि जैसे ये रेड कलर शो हो रहा है ना, इसको तो रेड कलर का भी आगे मतलब कलर इधर आइडेंटिफिकेशन से ये भी ये तो पता चल क्वांटिटी नहीं है कि इसकी क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है, सफिशिएंट क्वांटिटी कंप्लीट। अवेलेबल नहीं है। ठीक है। हम्म अब इसका ये होता है कि इसके बाद हमें पता चल गया कि वेयर हाउस के अंदर ये आइटम अवेलेबल नहीं है, वेयर हाउस से आगे हम डिलीवरी नहीं कर सकते। अब यहाँ हम्म पे सेल्स ऑर्डर के ऊपर ही एक ऑप्शन होता है, क्रिएट बटन के अंदर जाके या तो वो मटेरियल रिक्वेस्ट पे जाएगा। सही। मटेरियल रिक्वेस्ट से ये होता है कि वो आपको डिलीवरी आप पर्सन, कोटेशन कह रहे हो? मटेरियल रिक्वेस्ट से ये होता है, ये बेसिकली वेयर हाउस का डॉक्यूमेंट बनेगा। यहाँ पे वेयर हाउस पर्सन जो होता है ना, वो एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है कि ये आइटम्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है, आपने इसकी जाके प्रोक्योरमेंट करनी है, परचेज करनी है।
ठीक है। ये आपका वेयर हाउस का डॉक्यूमेंट होता है, स्टॉक मॉड्यूल का डॉक्यूमेंट है, मटेरियल रिक्वेस्ट। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट जाके परचेजिंग करनी है तो आप उसका पीओ क्रिएट करते हो, डायरेक्टली जाके परचेज ऑर्डर बना देते हो। सही। तो ये आपके दो डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपके परचेज एसोसिएटेड होते हैं, एक मटेरियल तो इन दोनों रिक्वेस्ट। में डिफरेंस क्या है, मटेरियल रिक्वेस्ट में और परचेज ऑर्डर में? मटेरियल मटेरियल रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट। मटेरियल रिक्वेस्ट जो होता है ना, ये बेसिकली आपका वेयर हाउस का डॉक्यूमेंट होता है। वेयर हाउस का डॉक्यूमेंट होता है जो आपके स्टोर पर्सन क्रिएट करता है कि ऑन बिहाफ ऑफ दिस सेल्स ऑर्डर मुझे ये आइटम्स रिक्वायर्ड है जो मैंने आगे फर्दर डिलीवरी करनी है इसकी। ठीक सही है। है। तो ये स्टोर पर्सन जो है वो परचेज डिपार्टमेंट से एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है कि आप ये आइटम्स जाके परचेज करें, तो ताकि मैं आगे इसकी फर्दर डिलीवरी कर सकूं। सही। ये एक टू वे प्रोसेस होता है, पहले मटेरियल रिक्वेस्ट बनती है फिर इसका पीओ बनता है। ये इससे पहले आरएफक्यू या सप्लायर कोटेशन का प्रोसेस भी होता है अगर आप उस साइड पे जाए। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली अगर प्रोक्योरमेंट टीम इन्वॉल्व हो रही है फ्रॉम सेल्स ऑर्डर, और आपको पता है कि किस सप्लायर से जाके बाय करनी है, कि किस आइटम रेट पे उससे परचेजिंग करनी है, तो आप उसका डायरेक्टली जाके परचेज ऑर्डर बनाते हो। परचेज परचेज ऑर्डर। ऑर्डर बना लो, ठीक है। सही है। अब सही। सही। सो अब मैं वापस सेल्स ऑर्डर पे आया हूँ और यहाँ से जाके आपकी दो चीज़ें होती हैं, मटेरियल रिक्वेस्ट या परचेज ऑर्डर। वेंडर पता है, सप्लायर आपको पता है, आप डायरेक्ट पीओ बनाएंगे। वरना आप इस मटेरियल रिक्वेस्ट के डॉक्यूमेंट के थ्रू जाएंगे जो आपका स्टोर पर्सन क्रिएट करेगा। ओके। स्टोर पर्सन जब मटेरियल रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा होगा तो इसका पर्पस एज परचेज बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, क्योंकि आपने इसकी जाके प्रोक्योरमेंट करनी है। रिक्वायर्ड बाय डेट एक्चुअली जो होती है वो आपकी सेलिंग डेट से रिलेट करती है, मतलब डिलीवरी डेट से रिलेट करती है। तो ऑब्वियसली जब आपने डिलीवर करने हैं जिस डेट पे, तो आपने उससे पहले की डेट पे ही बाय आपने टाइम। उसको अपने परचेज करनी है ताकि आपके स्टोर में वो चीज़ अवेलेबल हो जाए। तो आप उसकी यहाँ रिक्वायर्ड बाय डेट बताओगे। सही। रिक्वायर्ड बाय डेट हो गई, नीचे आपको जो आइटम्स रिक्वायर्ड हैं उसकी जितनी क्वांटिटीज रिक्वायर्ड हैं वो आप यहाँ पे बाय करोगे। हो सकता है बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये तो सेल्स ऑर्डर से क्वांटिटीज उठकर आ रही है, लेकिन अगर आपको सेम आइटम फर्दर मज़ीद क्वांटिटीज़ में भी रिक्वायर्ड है तो आप उसकी क्वांटिटी अपडेट कर सकते हो। मतलब आपने फॉर एग्जांपल अभी तो वन क्वांटिटी आ गई डायरेक्टली फ्रॉम सेल्स ऑर्डर, लेकिन हो सकता है आपके पास बहुत सारे सेल्स ऑर्डर हों और आपने इसकी क्वांटिटी परचेज करनी है मैक्सिमम, तो आप इसकी क्वांटिटी अपडेट कर सकते हो यहाँ से। सही। ओके। किस वेयर हाउस के अंदर करनी है वो आपका वेयर हाउस आ जाता है। अगर एक ही वेयर हाउस है तो आप ऊपर यहाँ सेट टारगेट वेयर हाउस करोगे, लेकिन अगर आइटम बाय आइटम आपने वेयर हाउस डिफाइन करना है तो आप वेयर हाउस आइटम लाइन पे जाके करोगे वेयर हाउस डिफाइन। सही। तो ये आपका बेसिकली मटेरियल रिक्वेस्ट का डॉक्यूमेंट है जो आपका स्टोर पर्सन जनरेट करेगा टुवर्ड्स प्रोक्योरमेंट टीम। सही। ओके। आपके पास सबसे पहले एक सेल्स ऑर्डर आया, सेल्स ऑर्डर पे हमें पता चला कि आपके पास आइटम अवेलेबल नहीं है स्टोर के अंदर। तो स्टोर पर्सन फिर आपका ये मटेरियल रिक्वेस्ट या परचेज रिक्वेस्ट का डॉक्यूमेंट जनरेट करता है फॉर द प्रोक्योरमेंट टीम कि ये आइटम्स अवेलेबल नहीं है डिलीवरी के लिए, तो आप इसको परचेज करो। सही। इस डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के बाद जैसे ही आप इसको कंफर्म करोगे इस मटेरियल रिक्वेस्ट या परचेज रिक्वेस्ट को, उसके बाद आपके पास फिर फर्दर दो ऑप्शंस आते हैं। एक ये है कि आप परचेज ऑर्डर क्रिएट करोगे, सेकंड ये है कि आप इसका रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन जनरेट करोगे। परचेज ऑर्डर जनरेट करने के लिए होता ये है कि अगर आपको पता है कि आपको कौन सा सप्लायर है, कौन सा वेंडर है, किस कॉस्ट प्राइस पे या रेट के ऊपर वो आप उससे परचेज कर सकते हो, तो आप डायरेक्टली पीओ क्रिएट करते हो उसका। पीओ बना लें। लेकिन अगर आप में मार्केट में जाके आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास मल्टीपल सप्लायर्स हैं, मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं और आपको उनसे कोटेशन प्राइसेस लेनी है, तो आप फिर उसकी रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन जनरेट करते हो यहाँ से। ओके। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ डायरेक्ट रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन पे जा रहा हूँ इधर से ही, अब ये रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन जो है ना बेसिकली, अच्छा यहाँ पे परचेज रिक्वेस्ट जनरेट हो गई तो यहाँ पे स्टोर पर्सन की वर्किंग कंप्लीट हो गई। सही। उसने रिक्वेस्ट जनरेट कर दी है। अब फर्दर वर्किंग किसकी है? परचेज डिपार्टमेंट की, क्योंकि अब परचेज रिक्वेस्ट के ऊपर उन्हें आगे वर्किंग करनी है। उसके लिए होता ये है कि यहाँ से जाके आप उसका आरएफक्यू क्रिएट करोगे। सही। अब या तो आप इस रिक्वेस्ट से जनरेट करोगे या सेकंड ऑप्शन एक और होता है जो एक्चुअली परचेज बाइंग मॉड्यूल के थ्रू कंट्रोल होता है, ताकि क्योंकि जो परचेज टीम है उसके पास सिर्फ बाइंग मॉड्यूल का ही एक्सेस होता है, स्टॉक की ट्रांजेक्शन्स वो नहीं देख सकते।
सही। ओके। तो जैसे मैं बाइंग मॉड्यूल के अंदर आया और मैं फॉर एग्जांपल प्रोक्योरमेंट का यूज़र हूँ, तो मैं हम्म। यहाँ रिक्वेस्ट और कोटेशन के डॉक्यूमेंट पे जाऊँगा। सही। हम्म। रिक्वेस्ट और कोटेशन के डॉक्यूमेंट पे आने के बाद अब आप देख रहे हो कि मैं यहाँ गेट आइटम्स फ्रॉम, ये मेरे पास एक ऑप्शन है। अब मुझे कहाँ हम्म। से लेकर आना है, ये एक्चुअली ये बाकी दो है जो है ना सीआरएम से रिलेट करते हैं, अपॉर्चुनिटी और हम्म। लीड्स वगैरह वहाँ पे होती है। लेकिन अभी हमें क्या करना है, हम मटेरियल रिक्वेस्ट के मटेरियल डॉक्यूमेंट से इसको रिक्वेस्ट। फैच करेंगे, यहाँ पे डाटा पुल करके लेकर आएंगे मटेरियल रिक्वेस्ट से आरएफक्यू के ऊपर। अभी आप देख लो नीचे ये सारी डिटेल्स एम्प्टी हैं, कोई सप्लायर नहीं है, हम्म। कोई आइटम नहीं है, कोई क्वांटिटी नहीं है, कोई वेयर हाउस नहीं है। अब मैं मटेरियल रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ ना, तो मेरे पास यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक मटेरियल रिक्वेस्ट का डॉक्यूमेंट पेंडिंग स्टेट में शो हो रहा है। कौन सा है? जो भी जस्ट हमने अभी क्रिएट किए। सही जनरेट है। किया। आपके पास यहाँ पे मल्टीपल मटेरियल रिक्वेस्ट आ रही होंगी, तो आपने उसको पिक एंड चूज करना है। नेम जो होता है फिल्टर आउट भी आप कर सकते हैं। नेम जो होता है एक्चुअली डॉक्यूमेंट का रेफरेंस नंबर होता है, जो आपको ये डॉक्यूमेंट का रेफरेंस नंबर टॉप पे शो हो रहा होता है, आईडी जो होती है बेसिकली। सही, वो आपका नेम का फ़िल्टर है। रिक्वायर्ड बाय डेट, उसकी किस डेट पे आपको रिक्वायर करना है। स्टेटस भी आपके पास यहाँ पे शो हो रहा होता है उस मटेरियल रिक्वेस्ट का। आपने उसको पिक एंड ओके। चूज़ करना है। मल्टीपल मटेरियल रिक्वेस्ट है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर एक को ही करना है तो आपने सिर्फ उसको सिलेक्ट करके यहाँ से गेट आइटम्स करना है। सही। ओके। गेट आइटम्स करेंगे तो सारे आइटम्स जो आपने इस मटेरियल रिक्वेस्ट के ऊपर डिफाइन किए हुए अलॉन्ग विद दिस क्वांटिटी एंड वेयर हाउस, वो आपके डायरेक्टली आरएफक्यू के फॉर्म पे आ जाती हैं। ठीक है। ओके। मैं यहाँ से जाके इसको गेट आइटम्स करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि ये आइटम आपके उसकी रिक्वायर्ड डेट क्वांटिटीज ऑफ वेयर हाउस डायरेक्टली इस आरएफक्यू के फॉर्म पे आ गई। सही। ओके। ये किस तरीके से आया, हम लोग बाइंग मॉड्यूल में आए, बाइंग मॉड्यूल में आने के बाद रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन के फॉर्म पे आए, रिक्वेस्ट फॉर हम्म। कोटेशन के फॉर्म पे आने के बाद हमने ऊपर से गेट आइटम्स फ्रॉम मटेरियल रिक्वेस्ट मटेरियल करके रिक्वेस्ट। हमने इस पूरे डाटा को फेच किया है। ये इस केस ओके। सिनारियो में होता है जब आपके पास हर डिपार्टमेंट सेपरेटली वर्किंग कर रहा हो। सेपरेट सेपरेट। मतलब क्योंकि प्रोक्योरमेंट पर्सन जो है वो सिर्फ प्रोक्योरमेंट के डॉक्यूमेंट देख रहा होता है, बाइंग के डॉक्यूमेंट देख रहा होता है, आरएफक्यू, सप्लायर कोटेशन, परचेज ऑर्डर। स्टोर पर्सन जो है वो मटेरियल रिक्वेस्ट, परचेज, रिसीविंग जो आपकी जीआरएन होती है, और डिलीवरी नोट, ये तीन डॉक्यूमेंट्स देख रहा होता है। और फाइनेंस पर्सन जो होता है वो इनवॉइस या पेमेंट या वेंडर बिल की उसके ऊपर वर्किंग कर रहा होता है। तो ये हर किसी के सेपरेट डिपार्टमेंट होते हैं, तो ये इस तरीके से कंट्रोल होता है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा यूज़र है, जैसे फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से बोलूँ, या कोई आपका सुपर यूज़र सॉर्ट ऑफ है, तो अगर उससे डायरेक्टली जाके फ्रॉम द मटेरियल रिक्वेस्ट क्रिएट करने आर एफ क्यू, तो यहाँ से जाके कर सकते हो ऑन मटेरियल रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट। वो यहाँ से जाके रिक्वेस्ट और कोटेशन जनरेट करेगा, तो डायरेक्टली ये सारा डाटा उठ के आपका इसी रिक्वेस्ट और कोटेशन फॉर्म पे आ जाता है। सही ओके। है। तो ये आपके पास दो तरीके होते हैं, या तो आप हम्म। मटेरियल रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट से जाके क्रिएट करो, लेकिन ये सिर्फ उस केस में होता है जब आपके पास कोई ऐसा यूज़र है जिसके पास एक्सेस राइट्स है, मतलब कोई टॉप मैनेजमेंट लेवल पे है, या कोई हेड पर्सन है। ये सिर्फ उस केस में हम्म। होता है। लेकिन अगर हर डिपार्टमेंट इंडिविजुअल वर्किंग करते हैं तो फिर आप इसको मॉड्यूल बाय मॉड्यूल जाके इसको वर्क करते हो और फिर डाटा फेच करके लाते हो फ्रॉम अदर डॉक्यूमेंट्स। ओके। ये फिर तो आप कुछ आगे। पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, इट्स ओके। सही है। फिर आपके पास मल्टीपल सप्लायर्स होंगे मार्केट में, मतलब जहाँ से जाके आपने उसकी रिक्वेस्ट जनरेट करनी होती है कोटेशन के लिए, तो आपने यहाँ पे लाके उसका सप्लायर डिफाइन करना है। सही है। सप्लायर डिफाइन करने के बाद आपने इसके सप्लायर डिफाइन करना है। सप्लायर डिफाइन करने के बाद उसकी मेन चीज़ ये होती है कि उसका कॉन्टैक्ट पर्सन या ईमेल आईडी भी डिफाइंड हो सप्लायर प्रोफाइल के ऊपर। सही। सप्लायर प्रोफाइल के ऊपर मैं अगर बात करूँ, ये आपका पहला सप्लायर है, इसको मैं ओपन करूँ तो सप्लायर प्रोफाइल के अंदर जैसे ये बैगनो डिज़ाइन आपका सप्लायर है। अब इसके अंदर एक साइड आती है कॉन्टेक्ट्स की और एक आती है एड्रेस की। अब होता है ये कॉन्टैक्ट के अंदर मैं अगर जाऊँ, तो कॉन्टैक्ट मुझे क्रिएट करना होगा जो आपको हो सकता है प्राइमरी कॉन्टैक्ट पर्सन हो सकता है इस क्लाइंट, इस सप्लायर का। सही कि कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। आपने उसका पूरा एक कॉन्टैक्ट जनरेट करना है, मतलब उसका नेम डिफाइन करना है, कोई उसकी डेजिग्नेशन। वैसे मेन चीज़ जो होती है वो आप उसका नेम डिफाइन करें, और नीचे उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स बता दें, मतलब ईमेल आईडी बता दें उसकी, और कॉन्टैक्ट नंबर कोई एसोसिएटेड है तो आप वो बता दें। ठीक है। ओके। और उसका यहाँ पे इसको इनेबल कर दिएगा प्राइमरी कांटेक्ट, ताकि प्राइमरी कांटेक्ट आप इसको इनेबल करेंगे तो ये आपके हर डॉक्यूमेंट के ऊपर प्रिंट हो। जहाँ जहाँ सप्लायर एसोसिएटेड होगा वहाँ पे डायरेक्टली ये कांटेक्ट पर्सन और उसका ईमेल एड्रेस और कांटेक्ट डिटेल्स फैच होकर आ जाएंगी।
सही। हम्म, ये आपने इस तरीके से करनी है। ये सप्लायर प्रोफाइल में आने के बाद एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट के फॉर्म में जाके, तो अगर अब अभी आप यहाँ देखो, मैंने यहाँ पे दो सप्लायर्स यूज़ किए हैं, कॉन्टैक्ट और ईमेल उनकी शो नहीं हो रही, सिर्फ इस वजह से क्योंकि पीछे डिफाइंड नहीं है। आप यहाँ पे इसके कॉन्टैक्ट, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें शो होंगी और यहाँ पे ये सेंड ईमेल का चेकबॉक्स इनेबल होगा। तो जैसे ही मैं इसको सेव और सबमिट करूँगा ना, तो सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट एक मेल कर रहे हैं। ईमेल थ्रो कर देगा फॉर द नोटिफिकेशन या फॉर द रिक्वेस्ट कि ये दो आइटम्स और इतनी क्वांटिटीज रिक्वायर्ड है, आप जो है उसकी कोटेशन प्राइसेस जो है वो फिर आपको डिलीवर कर दें वो। सही। तो यहाँ से एक ओके। रिक्वेस्ट जनरेट हो जाती है बाय ईमेल। ये सिर्फ तब होगा जब आपने इसका कॉन्टैक्ट और ईमेल डिफाइन किया हुआ होगा सप्लायर प्रोफाइल के ऊपर, वरना आपको इंडिविजुअली फिर इस पर वर्किंग करनी होगी। हम्म। सही। तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे सप्लायर तो कॉन्टैक्ट तो डिफाइन हुआ होता है लेकिन ईमेल एड्रेस नहीं है, तो इस वजह से ये कह रहे हैं कि ईमेल एड्रेस रिक्वायर्ड फॉर सर सप्लायर अब्दुल्ला प्रोफाइल। भाई, एक ही कंपनी की 3 to 4 मेल होती हैं, सबको सीसी करनी होती हैं। अगर एक ही कॉन्टेक्ट डिटेल में 3 से 4 ईमेल ऐड कर दें तो सबको चली जाएगी ना मेल। उस केस में ये होगा कि फिर आप इस ऑप्शन पे नहीं जाएंगे। सही। फिर आप इस ऑप्शन पे नहीं जाएंगे क्योंकि हम्म। इसके ऊपर तो ये होता है प्राइमरी कांटेक्ट एक ही होता है आपका, जो मेन कंसर्न पर्सन होता है। सही। तो वो ओके, तो उस सीसी नहीं होगी, यानी कि नहीं 3 4 है। नहीं, उसके लिए ये होता है कि तो जैसे यहाँ से आप प्रिंट निकाल के तो प्रिंट वाला ऑप्शन है। सही है। अच्छा, इसके ऊपर मज़ीद नीचे ये है कि अगर आप इसको नीचे स्क्रॉल करो तो ये आपके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, अगर आप आरएफक्यू पे डिफाइन कर रहे हो वो आते हैं यहाँ पे। और कोई मैसेज अगर आप उसको सप्लायर के लिए लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डिफाइन कर सकते हो, अगर आप अगर आप इस मेथड पे ईमेल सेंड कर रहे हो। सही। वरना हम्म। अगर आप जिस तरीके से मल्टीपल लोगों को इन्वॉल्व करना है तो आप इस मेन्यू बटन से जाके ईमेल के बटन इस पे जाएंगे। ईमेल पे हम्म। आने के बाद ये आपकी पूरी ईमेल की बॉडी जनरेट होती है, लाइक टू में किसको रखना है, सीसी में किसको रखना है, और हम्म। सब्जेक्ट हो गया, ईमेल की बॉडी हो गई, मतलब ईमेल में आपने जो भी कंटेंट लिखना है, और जो भी आपने अटैचमेंट, जो बेसिकली आपका आरएफक्यू का डॉक्यूमेंट होगा वो यहाँ पे आके अटैच हो ओके। जाता है। इस पे फर्दर आपने कोई अटैचमेंट इन्वॉल्व करनी है तो फिर यहाँ से होती है। ठीक है। ओके। कहीं पे भी कंफ्यूजन होती तो पूछते जाओ, बाकी वीडियो शेयर कर देंगे। अब यहाँ पे इसके बाद होता ये है कि आपने इसके आरएफक्यू जनरेट कर दिया। आरएफक्यू जनरेट करने के बाद आपको वो हो सकता है सप्लायर कोटेशन प्रोवाइड करे। वो जो कोटेशन प्राइसेस आपको सप्लायर देता है वो आपको किसी भी हम्म। मीडियम से प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब मैसेज करके, ईमेल करके, व्हाट्सएप के थ्रू, किसी भी मीडियम या फ़ोन कॉल के ऊपर वो आपको आइटम प्राइसेस बता सकते हैं। अब सिस्टम में वो चीज़ ओके। किस तरीके से पता चलेगी, सिस्टम में ये होगा कि आपकी प्रोक्योरमेंट पर्सन को ही वो सारी चीज़ें मैनुअली एंटर करनी होंगी, आइटम बाय आइटम और सप्लायर बाय सप्लायर, ये सारे डॉक्यूमेंट क्रिएट करने होंगे सिस्टम के अंदर। सही। सप्लायर कोटेशन वो यहाँ पे आके एंटर करते हैं। अब वो किस तरीके से होता है, अगर मैं इसी आर एफ क्यू के ऊपर देखूँ, मेरे पास क्रिएट बटन पे जाके सप्लायर कोटेशन का डॉक्यूमेंट है। हम्म। सही। सप्लायर कोटेशन, अब आपको एक टाइम, अब क्योंकि हमने दो सप्लायर्स को रिक्वेस्ट भेजी थी तो अब ये दो सप्लायर्स यहाँ पे आ रहे हैं, एक बैगनो डिज़ाइन और एक दूसरी क्रिस्टीना एसआरएल। अब वन बाय वन आप दोनों हम्म। के सप्लायर कोटेशन क्रिएट करते हो। ओके। इसके ऊपर आप आगे देखें तो ये आपके सप्लायर आ रहे हैं और उसकी कोटेशन की डेट आ रही है देख। और कब तक उसकी वैलिडिटी है वो आ रहा है कि मतलब कब तक ये प्राइस एप्लीकेबल है। सही। हो सकता हम्म। है उसने उसने हो सकता है उसने आपके साथ कोई टाइम पीरियड डिफाइन किया हुआ फॉर दिस थिंग। हम्म। ब्रांच आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि मतलब किस ब्रांच से एसोसिएटेड या आप वर्किंग कर रहे हो, मतलब कहाँ पे आप परचेजिंग कर रहे हम्म। हो, ब्रांच एसोसिएटेड। सही। और हो सकता है उसका कोई कोटेशन नंबर हो तो आप यहाँ कोटेशन नंबर सिर्फ रेफरेंसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपके पास आइटम आ रहा है और ये इसकी क्या कहते हैं क्वांटिटीज और रेट आ रही है। अभी ये रेट कहाँ से आ रहा हम्म। है, ये अभी ये रेट जो आ रहा है वो एक्चुअली लास्ट परचेजिंग से आ रहा है, जो हमने लास्ट परचेज ये दो आइटम किए थे वो इस रेट पे किए थे। लेकिन ये आपके पास कंट्रोलेबल है, आप इसको अपडेट कर सकते हो। मतलब जो भी प्राइस आपको इस वेंडर ने दी है
तो आप उसको लाके यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। ओके। सही। और नीचे तो और कोई फर्दर चीज़ नहीं है ऐसी। और कोई चीज़ होती है जो इसके ऊपर होती है, सप्लायर कोटेशन के ऊपर? अच्छा, कुछ एक ऐसी कोटेशंस होती हैं जिसमें हमें सप्लायर जो है वो आगे परसेंटेज दे देता है कि ये इतना परसेंट डिस्काउंट दिया है। तो क्या यहाँ पे वो परसेंटेज का भी ऑप्शन है जहाँ पे वो शो रहा हो कि 25% दिया है या 30% दिया है? लाइक जैसे अभी ये आपने अमाउंट लिखी है 300, ठीक है, इसके साथ आगे अगर वो बिल फर्ज हमें 10% डिस्काउंट देता है तो क्या उसका भी ऑप्शन शो हो रहा होगा बीच में? सही। अब अगर आप बिल्कुल सही है, अगर आप बिल्कुल लास्ट में देखें, ये आता है एडिशनल डिस्काउंट। सही। हम्म। अभी नहीं, मतलब रो बाय रो होनी चाहिए। रो बाय रो। ये तो टोटल होगी। हाँ, किसी हम्म। आइटम में वो 20% परसेंट देता है, देता है किसी किसी में में 40%। 40% इस तरह। रो बाय रो यानी अच्छा। कि जो कैटलॉग प्राइस होती है वो सेम वही रखता है, हम्म। लेकिन आगे हमें जो एक परसेंटेज फिक्स है उसके साथ, तो वो उस पे दे देता है। अच्छा, एक्चुअली ये जो है ना, कि अगर मैं इसी इसी के अंदर जाऊँ, इस कॉलम के अंदर, तो आप ये देख रहे हो कि जो मैं अब डिफाइन कर सकता हूँ वो या तो परसेंटेज में कर सकता हूँ या अमाउंट में कर सकता हूँ। सही। हम्म। ये तो आपने इसको इस तरीके से कंट्रोल करना होगा, डिस्काउंट अगर आइटम बाय आइटम अगर आप कंट्रोल ये करना हो। एटम ड्रोन करना होगा, फ्रंट नहीं आएगा, रो बाय रो। हाँ, रो बाय रो करना होगा, और रो बाय रो में भी आपको हो सकता है सारी फील्ड्स कॉलम यहाँ पे शो ना हो रहे हो, तो आप इसको एडिट बटन में जाके अंदर देख लिएगा, ये आपके पास ऑप्शन मौजूद है। हम्म। सही। आप इसको इस तरीके से डिस्काउंट अप्लाई कर सकते हो अगर रो बाय रो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कंप्लीट कोटेशन लेवल या ऑर्डर लेवल पे कर रहे हैं तो फिर आप इसको यहाँ से जाके करते हैं। फिर वो वन फिगर। सही है, वो ये टोटल अमाउंट के ऊपर होती है ये चीज़, आपके ओवरऑल डॉक्यूमेंट लेवल पे होती है, और वो भी परसेंटेज या हम्म। अमाउंट के ऊपर कंट्रोल होती है। सही। सही। अभी जैसे मैंने अभी सिर्फ एक सप्लायर कोटेशन सबमिट की है, अब आपके पास एक और RFQ था जिसकी हमने सप्लायर कोटेशन क्रिएट करनी है। कस्टमर। तो उसका प्रोसेस भी सेम है कि RFQ से जाके आप सप्लायर कोटेशन जनरेट करोगे। अब क्रिस्टीना की करेंगे आप, और क्रिस्टीना ने भी जो आपको आइटम डिफ़ाइन किया हुआ है उसके रेट्स और डिफ़ाइन किए हुए वो आप लाके यहाँ पे एंटर करेंगे। सही। तो इस तरीके से आपके पास ये दो आइटम्स और उनकी क्वांटिटीज़ और उनके रेट्स आ गए, दो डिफरेंट सप्लायर से। डिस्काउंट के एलिमेंट मौजूद है यहाँ पे, और अगर आप इसको टोटल उस पे कर रहे हो तो फिर आप यहाँ नीचे से डिफाइन करेंगे। सही। इसको फिर आप सेव सबमिट करके फर्दर प्रोसेसिंग पे ले जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास दोनों कोटेशंस आ गई, अब आपने इसका कंपैरिजन करना होगा कि आपके पास आपके लिए कौन सा सूटेबल सप्लायर है। हम्म। सही। तो यहाँ पे आप देखें लास्ट में कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट रिपोर्ट है सप्लायर कोटेशन कंपैरिजन की। हम्म। इसके ऊपर आप आते हो, ये आपका सप्लायर, आइटम्स, आइटम क्वांटिटीज़, उसकी टोटल प्राइस, पर यूनिट प्राइस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे विजिबल होती हैं। आपने हम्म। इसको आइडेंटिफाई करने के बाद यहाँ पे आके आपने इसको आइडेंटिफाई करने के बाद अपना सॉरी इसको आइडेंटिफाई करने के बाद आप इसको बेस्ट पॉसिबल आपका सप्लायर जो भी है, जिसने आपको कम प्राइसेस ऑफर की हैं, जो भी बहुत सूटेबल कस्टमर। था,
आपने उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो परचेज ऑर्डर। इसमें टोटल टोटल नहीं शो हो रहा होता दोनों में, मतलब कि जैसे अभी ये आइटम बाय आइटम शो हो रहा है, तो अगर हम नहीं, टोटल। बाजू का तो ये होता है ना, एक आइटम दूसरा सप्लायर सस्ती हाँ, दे रहा सस्ता होता है, दे हम देता है। वहां से एक आइटम उठाते, ऐसे नहीं दूसरा होता। सप्लायर एक महंगी दे रहा है तो फिर हम अल्टरनेटिव देते हैं। टोटल आएगा तो इसका मतलब एक आइटम महंगी भी दे रहा है फिर भी उसी से बाय करें, ये ऑप्शन है ऐसे ही होता है, ज्यादा तभी है। आइटम बाय आइटम जो होता है उससे सही कह रहे हैं साहब कि हम्म, आप आइडेंटिफाई कर लेते हो सारे आइटम्स आइटम लेवल के ऊपर। हम्म। उससे तो फिर आपका लॉस ही होता है, अगर एक आइटम को देखें दूसरे महंगा दे रहा है, हम कहेंगे इसी से उठा लेते हैं। ठीक है, बाकी अगर फर्दर आप इसको स्क्रॉल करते जाएंगे तो ये आपके पास टोटल रेट्स और उसका सप्लायर कोटेशन का रेफरेंस, वैलिडिटी हम्म। टाइम और सारी चीज़ें यहाँ पे शो रहती हैं। इवन रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन भी शो हो रहा होता है ऊपर। अगर मैं ऊपर हेडर लेवल पे बात करूँ, ये आपके पास डिफरेंट फ़िल्टर्स अवेलेबल हैं। ये एक्चुअली रिपोर्ट है, तो इसके ऊपर आपके पास डिफरेंट फ़िल्टर्स आ रहे हैं फ्रॉम डेट टू डेट। मतलब अगर आपने सिर्फ सप्लायर कंपैरिजन की रिपोर्ट्स जनरेट करनी है, आइटम वाइज भी हम्म। आप कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ आइटम बाय आइटम चेक करने के किस सप्लायर ने आपको क्या प्राइसेस ऑफ कोट किए हुए, ऑफर किए हुए। अगर आप सप्लायर वाइज देखना चाहते हो तो आप सप्लायर वाइज भी देख सकते हैं। कोटेशन डॉक्यूमेंट के रेफरेंस से देखना चाहते हैं तो आप वो देख सकते हैं। आर एफ क्यू लेवल पे देखना चाहते हो तो आप इस आर एफ क्यू के थ्रू फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट फ़िल्टर्स ऊपर ऊपर अवेलेबल है। अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपको क्रिस्टीना जो थी वो आपके बेस्ट सुटेबल सप्लायर है, तो अगेन हम्म। आप क्या करेंगे, आप क्रिस्टीना की सप्लायर कोटेशन ओपन करके आप यहाँ से इसका परचेज ऑर्डर क्रिएट कर देंगे। ठीक है, जो भी इसने रेट्स ऑफर किए हैं आपको, जो भी उसकी क्वांटिटी थी वो डायरेक्टली पीओ के ऊपर रिफ्लेक्ट हो देंगी। अब मैं पीओ के ऊपर आया तो सारी अमाउंट ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट पिक होकर आ रही है। सही है, डायरेक्ट आपके सप्लायर कोटेशन से। और जो अब्दुल्ला भाई जो हमने सिलेक्ट नहीं की, जो हम चाह रहे हैं कि देख रहे हैं कि वो महंगी दे रहा है, तो उसका क्या करना है? वो तो बहुत लिस्ट बन जाएगी, उसका कोई डिलीट करनी हो या कुछ करना हो, क्या करना है? उसकी एक ऑटोमेशन मौजूद है, मैं आपको बाद में शो कर दूंगा, अभी नहीं कर सकता, बाद में शो कर दूंगा। उसकी वो सेटिंग उसकी या ऑटो तो कर उस पे या तो टाइम लिमिट लगा दें, 1 महीने के बाद वहां से रिमूव हो जाए, नहीं नहीं, वो क्योंकि इस एक तरह का। वो एक ऑप्शन है, वो आप सही कह रहे हो, एक ऑप्शन है, मैं आपको थोड़ा सा बाद में शो करूंगा। चलो ठीक है। वो आपने मुझे पहले भी बताया था कि अगर आपके पास बहुत सारे आइटम्स होते हैं तो उसको रिमूव हम्म। करने में आपको ये देखने में जाहिर सी बात है वो चीज़ मुश्किल होती है। 1 साल के बाद तो बस बना उसी पे ही वर्किंग कर रहा हूँ कि कौन सी बची हुई तो थोड़ा सा काम करें ना आप भी। है काम। आधा काम तो आप एक दिन तो बैठे ना अब्दुल्ला भाई, इधर 10,000 आइटम है। सही बात है। सही था कि आधे बाल गिर गए हैं, अभी 6 महीने हुए हैं। सही बात है, गड्डी होगी, पता नहीं आगे पानी है। मैं कि अच्छी बात है, शैम्पू का खर्चा नहीं आएगा, ऑयल का भी नहीं आएगा ना, कौन खाएगा, जान छूटेगी। तो फिर हेयर ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा ना, वो लंबा खर्चा आ जाएगा। अच्छा चलिए, फिर पीओ लेवल के ऊपर आ गया। अब देखिए परचेज ऑर्डर के ऊपर आपके क्या है। अभी आपका फाइनल डॉक्यूमेंट है जो आप सप्लायर के साथ एग्री कर रहे हो, सही, जब हम्म। जिसके भी आप पे आपने जाके परचेजिंग करनी है। अब परचेजिंग करते हुए आपका कोई टैक्स भी अप्लाई होता है, फाइव वैट लगता है। वेट लगता है 5%। ये हमेशा हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा या ऑटो आ जाएगा? मुझे उधर सेलेक्ट नहीं करते, ऑटो नहीं आएगा, कुछ पे नहीं 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 रिवर्स नहीं, आ जाए, कुछ पे एग्जाम्प्ट है। अब्दुल्ला भाई फिक्स नहीं रखना, क्योंकि हम अच्छा फिक्स जो नहीं आउट नहीं ऑफ रखना। नहीं, कंट्री। परचेज के फिक्स ना रखे ना, जो सेल पे है उस पे तो पक्का है हाँ, ना सेल पे तो 7%। बाय डिफॉल्ट कर देंगे, लेकिन परचेज हाँ, पे नहीं परचेज रख। पे बेशक ना करे, अच्छा मैं परचेज पे बाय सेल की डिफ़ॉल्ट नहीं बात है, कर रही सही है। हूँ। तो क्योंकि उसकी ये रीजन है, जो इंपोर्ट करते हैं ना उस पे रिवर्स से आ जाता है। सही है, तो उसके मुताबिक आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। कोई और हुआ तो आप जी, मुझे बता दीजिएगा कि अगर कोई मैं फर्दर आपको चांसेस हो। लिस्ट लिस्ट दे दूंगा, आपको सही है, लिस्ट दे तो दूंगा। जो भी आपका टैक्स है वो आपने यहाँ से लाके सिलेक्ट करना है। नीचे अकाउंट उसका आ जाता है रेलिवेंट, और क्या कितना टैक्स अप्लाई हो रहा है वो यहाँ पे आता है टैक्स रेट के अंदर। इन परसेंटेज आती है ये चीज़, और कितनी तो अमाउंट आ रही है वो आपके पास यहाँ पे टोटल शो हो जाती है। सही। एड्रेस में कांटेक्ट पे बात करूँ तो जो भी क्रिस्टीना का एड्रेस होगा, जो भी उसका कांटेक्ट मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस डिफाइंड है वो यहाँ पे शो होता है।
कोई आपकी हम्म, परचेजिंग टर्म्स एंड कंडीशन है तो वह यहाँ पे आपके पास शो हो जाती हैं। सही। कोई हम्म, पेमेंट टर्म्स आपने एसोसिएट किए हुए इस सप्लायर के साथ तो आप पेमेंट टर्म्स डिफाइन कर सकते हो। ओके। रिक्वायर्ड बाय डेट, किस डेट पे आपको ये आइटम रिक्वायर्ड है। ब्रांच, किस ब्रांच के ऊपर आप इसकी वर्किंग कर रहे हैं। सही। इसके अलावा कोई चीज़ जो पीओ लेवल के ऊपर होती है। जी सर भाई। कंटिन्यू कर। नहीं, इसके अलावा तो कोई चीज़ नहीं होती परचेज ऑर्डर लेवल पे। नहीं। आपकी प्रोक्योरमेंट टीम जब इसको सेव और सबमिट कर देगी, सबमिट मीन्स कि वो फाइनल डॉक्यूमेंट होगा परचेज डिपार्टमेंट का। प्रोक्योरमेंट टीम का जहाँ पे जाके उन्होंने एक परचेज ऑर्डर लॉक कर दिया, क्रिएट कर दिया। अब इसके बाद इसकी फर्दर वर्किंग ये होती है, या आप उसकी एडवांस पेमेंट करके उसको रिसीव करते हो, या फुल पेमेंट करके उसको रिसीव करते हो, या पहले उसकी रिसीविंग करते हो बाद में उसकी इनवॉइस जनरेट करके पेमेंट करते हो। तो सही। यहाँ तक की जो वर्किंग थी ये आपकी प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की होती है, परचेज टीम की। अब इसके ऊपर फर्दर जो एलिमेंट्स हैं वो आप देख सकते हो, टू रिसीव एंड बिल, मतलब कि उसकी रिसीविंग करनी है और उसकी हम्म, बिलिंग करनी है। हम्म, अब ये दोनों चीज़ें जो हैं ये आपके डिपार्टमेंट वाइज कंट्रोल होते हैं। रिसीविंग का एलिमेंट जो होता है वो स्टोर पर्सन करता है जिसने वेयर हाउस में जीआरएन कंप्लीट करनी है। बिलिंग, हम्म, पेमेंट और इनवॉइस, ये सारी चीज़ें आपके फाइनेंस ये डिपार्टमेंट अकाउंट। करता है, अकाउंट्स वाले करते हैं जिन्होंने अकाउंट के थ्रू कंट्रोल करना है, अकाउंटिंग मॉड्यूल में कंट्रोल करना है। सही। अब अगर मैं हम्म, जाऊँ इसकी डायरेक्टली रिसीविंग करने, जीआरएन करने, तो उसके लिए फिर आप इधर स्टॉक मॉड्यूल में आते हो। ओके। स्टॉक मॉड्यूल में आने के बाद ये आपको एक डॉक्यूमेंट होता है ट्रांजैक्शंस के अंदर, परचेज रिसीट, ये एक्चुअली जीआरएन होती है जहाँ पे आप हम्म, गुड्स रिसीविंग नोट बनाते हो। सही। इधर आने के बाद अगर आप यहाँ पे चेक करो तो ऐड परचेज रिसीट करके आपने सेम आइटम्स फेच करने होते हैं फ्रॉम परचेज ऑर्डर। सही। क्योंकि आप ये ओके। क्योंकि हर डिपार्टमेंट का बंदा अपने अपने कंसर्न मॉड्यूल के अंदर वर्किंग कर रहा होता है, तो उसने कहीं ना कहीं से डिटेल फैच करके लानी होती है, कहीं ना कहीं से पिक करके सारी डिटेल लेकर आनी है फ्रॉम डिफरेंट हम्म, डॉक्यूमेंट्स। सही। तो आपने अगर एडवांस पेमेंट या इन्वॉइसिंग कर दी है तो आप इसको इन्वॉइस के थ्रू कर सकते हो, लेकिन अगर आप डायरेक्टली पीओ से जनरेट कर रहे हो तो आप पीओ से करोगे परचेज ऑर्डर के थ्रू। अब ओके। परचेज ऑर्डर से कर रहे तो हाँ, सप्लायर डिफाइन करना है। सिलेक्ट सप्लायर, क्रिस्टीना। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे गेट आइटम फ्रॉम परचेज ऑर्डर की है तो यहाँ पे मेरे पास परचेज ऑर्डर का रेफरेंस आ रहा है कि किस पीओ की मैंने रिसीविंग करनी है। अब मैं यहाँ से जाके गेट आइटम्स करता हूँ तो मेरे पास ये आइटम आ जाते हैं नीचे, और उसका क्वांटिटी यहाँ पे शो होती है कि कितनी क्वांटिटीज़ मैं रिसीव कर रहा हूँ, किस वेयर हाउस में रिसीव कर रहा हूँ वो भी यहाँ पे आप बताओगे। सही। हम्म, वेयर हाउस आ गया आपके पास, आइटम्स आ गए, और तो इसके ऊपर कोई एलिमेंट नहीं होता रिसीविंग के डॉक्यूमेंट पे। हम्म, कोई चीज़ होती है जीआरएन लेवल के ऊपर फर्दर। नहीं, बस वो रिसीविंग पर्सन का नेम अगर कहीं मेंशन हो जाए। रिसीविंग पर्सन का नेम जो होता है ना वो एक्चुअली इधर ही शो हो रहा होता है एक्टिविटी लेवल पे, जो इसको रिसीव कर, एक्टिव। मतलब हम्म, जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो वो एक्चुअली रिसीव वही कर रहा होगा। ऐसे ही ओके। होता है। यस। यस। तो उसका यहाँ पे नेम शो हो रहा होता है लास्ट में। सही। ओके। जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं अगर वही बंदा फिजिकली वर्किंग भी कर रहा है तो इस तरीके से आता है। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट कोई क्रिएट कर रहा है लेकिन रिसीविंग एक्चुअली में कोई और कर रहा है, तो हम ऊपर एक हम्म, फील्ड यहाँ पे फील्ड क्रिएट करके वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा रेलिवेंट पर्सन था जो एक्चुअली में रिसीविंग कर रहा हम्म, है। ऐसा ये कोई कोई भी केस तो नहीं फील्ड होता। क्रिएट करनी हो तो वो कैसे करते हैं?
कौन सा? कोई भी फील्ड, लाइक जैसे अभी कोई भी हम लोगों ने खुद से फील्ड कोई बीच में ऐड करनी है, तो वो कहीं कहीं से इसका ऑप्शन है क्रिएशन का? वो कस्टमाइज जो कहते आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको करके दे दूंगा। सही है, मतलब खुद से हम नहीं कर सकते? हाँ, आप लोगों को कोई भी ऐसी फर्दर एडिशनल चीज़ होगी फील्ड लेवल पे, कोई चीज़ टेबल लेवल पे, तो आप मुझे बता दिएगा। प्रिंट डॉक्यूमेंट से एसोसिएटेड कोई चीज़ है तो आप मुझे बता सकते हैं, सही। किसी भी डॉक्यूमेंट लेवल के ऊपर। सही, इवन रिपोर्टिंग के अंदर भी कुछ स्टफ होते हैं जहाँ पे आपको हो सकता है ज़रूरत पड़े, तो वहाँ पे आप मुझे बता दिएगा। सोएब भाई, आप मुझे बता दिएगा, फिर हम लोग उसको देख लेंगे फिर। चलो ठीक हो। अच्छा, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स इस सिस्टम से निकल आएंगी, जैसे हम लोग स्टॉक परचेज करते हैं, उसमें हम लोग कोई एक लिमिट लगा दें कि इससे स्टॉक हमारा कम होगा, तो वो कोई एक रिपोर्ट निकल आए, जैसे हमें आइडिया हो जाए कि अब जो है ये हमारे पास स्टॉक जो है वो नियर टू री एंड है, ऑर्डर तो लेवल होता उसमें है ऑप्शन। सही। और एक एलोकेशन का कि हम लोगों ने ये आइटम कितने बंदों को हम लोगों ने ये किया, वजह से हमारे उसमें शो हो जाता है, अगर कभी बिल्फर्ड इंसान भूल जाता है है। कि किस चीज को हम लोगों ने ये एलोकेट नहीं किया हुआ। अब्दुल्ला भाई को यही तो कहा हुआ है, जब हाँ, भी एटम बाय तो ये करेंगे बहुत जिसकी सेल बहुत की हुई है हेल्प पहले होगा। उनको एलोकेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। हाँ। ऐसे है ना अब्दुल्ला भाई? स्टॉक रिजर्व को आपने कहा था कि वो चीज़ उसी सेल्स ऑर्डर पे जाके, या जिससे भी आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है, बाय डिफॉल्ट हो उसी कंसर्ट को वो रिजर्व कर देता है स्टॉक, ताकि फिर वो आगे फर्दर कहीं और यूज़ ना हो सके। जी, बाय डिफॉल्ट करना है। तो अगर हम लोग मैन्युअली उसको अनएलोकेट करना चाहें, बिल्फर्स कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जिनको अर्जेंट नहीं चाहिए होता मटेरियल, तो वो फिर हम इस तरह करते हैं कि जो हमारे पास बाद में कोई इस तरह कस्टमर आ जाता है जो कहता है कि मुझे अर्जेंट मटेरियल चाहिए, तो हम उसको अनएलोकेट करके तो उसको एलोकेट कर सकते हैं। इसका भी ऑप्शन है या नहीं है? वो चीज़ कंट्रोलेबल है। स्टॉक, सही। सही कि स्टॉक रिजर्व, हाँ सही है। आप लोगों ने केस आपका ऐसे ही होता है कि जिस हम्म। तरीके से आप लोगों ने पहले बात की थी कि 3 4 5 महीने का टाइम होता है आपकी डिलीवरीज के अंदर, तो हम्म आपने इतने मीनवाइल आपके पास कोई और कस्टमर आ जाता है, तो आपने उसको आइटम अगर डिलीवर करना है तो आप वहाँ से उसको अनरिजर्व करके डिलीवर कर सकते हो। हम्म। सही, अभी मैं यहाँ पे वापस आ रहा हूँ। हमने एक जीआरएन कंप्लीट की है, इसको हमने आइटम रिसीव कर लिए इस वेयर हाउस के अंदर, और ये मेरे पास आइटम हम्म कोड से, मतलब ये आइटम थे, इतनी क्वांटिटीज मैंने रिसीव की है इस वेयर हाउस के अंदर। अब अगर मैं वापस जाऊँ इसी सेल्स ऑर्डर के ऊपर, सही, अब मेरे पास हुआ ये कि मेरे पास ये आइटम इस फिनिश गुड वेयर हाउस के ऊपर अवेलेबल है। सही। अब स्टार्ट हो गया था। जब नहीं होगा तो रेड कलर शो का होगा, जब हम्म। आ जाएगा तो कलर चेंज हो जाएगा मैट। हम्म। सॉरी। सही, अब मेरे पास आइटम अवेलेबल है विद इन द वेयर हाउस, तो अब क्या कहते हैं, अब क्योंकि परचेज रिसीविंग जो था वो आपका स्टोर का डॉक्यूमेंट था, स्टोर पर्सन ने आपके आइटम्स रिसीव कर लिए फिनिश गुड वेयर हाउस के अंदर, आपके पास इतनी क्वांटिटी अवेलेबल है। अगर आपने इसको फर्दर चेक करना है तो ये आपके पास एक रिपोर्ट होती है स्टॉक लेजर की, व्यू स्टॉक लेजर आप करेंगे, तो आप इस रिपोर्ट के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका आइटम था, आइटम नेम आ रहा है, कितनी क्वांटिटीज़ इन हुई हैं, मतलब कितनी आपने रिसीव की हैं। सही। और आउट क्वांटिटीज़ बेसिकली होती हैं जो आप उसको डिलीवर कर रहे होते हैं या प्रोडक्शन के अंदर रॉ मटेरियल कंज्यूम होते हैं, तो आउट क्वांटिटी के अंदर शो होते हैं। बैलेंस, कि आपके पास कितना टोटल अवेलेबल बैलेंस है आइटम्स का, किस वेयर हाउस के ऊपर रखा हुआ है, तो वो उस वेयर हाउस का नेम शो होता है। तो अभी आप देख सकते हैं इस फिनिश गुड के ऊपर हमारे पास वन क्वांटिटी जो है वो दोनों आइटम्स की अवेलेबल है एज अ बैलेंस, जो जो हमने अभी हम्म जस्ट रिसीव की हैं। कैसे रिसीव की हैं, उस डॉक्यूमेंट का रेफरेंस आपके पास यहाँ पे शो हो रहा होता है, जो आपका रिसीविंग का या जीआरएन का डॉक्यूमेंट आ रहा है। सिमिलरली आप हम्म कोई डिलीवरी नोट क्रिएट कर रहे हो या रॉ मटेरियल कंजम्पशन कर रहे हो, तो उसका भी यहाँ पे वाउचर टाइप आ जाती है, और फिर उसी का यहाँ पे रेफरेंस नंबर भी वाउचर नंबर यहाँ पे शो होगा।
ठीक है। ओके। तो ये आपकी एक्चुअली रिपोर्ट शो करती है कि आपके पास एक्चुअल में कितना बैलेंस है, कितनी क्वांटिटीज अवेलेबल है। यहाँ से आपके स्टोर पर्सन आइडेंटिफाई कर लेगा कि आपके पास जितनी सेल्स ऑर्डर के ऊपर रिक्वायरमेंट थी क्वांटिटीज़ की, उतनी सफिशिएंट क्वांटिटीज़ आपके पास अवेलेबल हो गई हैं, तो अब वो फर्दर डिलीवरी नोट के ऊपर मूव करेगा। तो अब वो आगे फर्दर डिलीवरी क्रिएट कर सकते हैं उस डॉक्यूमेंट की। सही। अब डिलीवरी नोट आपका सेकंड डॉक्यूमेंट है जो आपका स्टोर से बेसिकली रेलेवेंट है। अब डिलीवरी नोट पे मैं जाऊंगा यहाँ पे, और ये सेम परचेज रिसीविंग की तरह वर्क करता है। परचेज रिसीविंग आपकी बेसिकली सप्लायर साइड से रिलेट करती है, और डिलीवरी जो आपके कस्टमर एसोसिएटेड है। तो अब आपने सेम कस्टमर यहाँ सिलेक्ट करना है जो आपको एक्चुअल में आपने सेल ऑर्डर जिसका क्रिएट किया हुआ है। सही। हम्म। आपने उसका खालिद सईद आपका जो कस्टमर था, आपने उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे गेट आइटम्स फ्रॉम सेल्स ऑर्डर करना है, जो मतलब जो आपकी सेल्स ऑर्डर की क्वांटिटीज़ थी। सही। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास इस कस्टमर की दो सेल्स ऑर्डर हैं। आप अगर आपने दोनों की आपने अगर आपने उसकी सेम डिलीवरी क्रिएट करनी, एक ही डिलीवरी क्रिएट करनी, तो आप यहाँ से दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ किसी एक की करनी, तो आप सिर्फ उसको सिलेक्ट करके उसके यहाँ गेट आइटम्स कर देंगे। अच्छा, इसमें ये भी ऑप्शन है कि हम लोग कभी कभी डिलीवरी नोट बनाते हैं, तो हम लोग जैसे अभी ये दो डिलीवरी नोट थे ना, तो एक डिलीवरी नोट में से कुछ आइटम्स जो है जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं वो हम कस्टमर को दे देते हैं, और जो हमारे पास अवेलेबल नहीं होते तो हम वो डिलीवर नहीं करते, तो वो वो इसमें यहाँ है। पे क्लिक करके डिलीट कर दो, जो आइटम नहीं डिलीट जो आइटम आपके डिलीवर। पास अगर अवेलेबल नहीं है, आप उसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। ये हो सकता है आपके पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्वांटिटी है ना, ज़्यादा है। वो सारी से डिलीवर है। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, वो जो मेन सेल ऑर्डर है वो वैसे ठहरा होगा। ये सिर्फ डिलीवरी नोट का पेपर है, यहाँ सेल से आपने डिलीवर करना ठीक है, सेल सही है। ऑर्डर के ऊपर आपकी फिक्स क्वांटिटीज रहेंगी जो आपके इनिशियल एग्रीमेंट था अपने कस्टमर के साथ। लेकिन सही आप है। पार्शियल डिलीवरी कर रहे हो, आप कम आइटम्स डिलीवर कर रहे हो, ये हो सकता है क्वांटिटी आप डिलीवर तो सारे आइटम्स कर रहे हो, लेकिन हो सकता है क्वांटिटी किसी की कम हो। फॉर एग्जांपल अगर हाँ यहाँ जी। पे 5 क्वांटिटीज़, सेल ऑर्डर के ऊपर 5 क्वांटिटी थी, लेकिन आप डिलीवर 2 या 3 कर रहे हो, तो ये आप पार्शियली भी यहाँ से जाके उसकी डिलीवरी क्रिएट कर सकते हैं। सही, यहाँ से मैनुअल हम लोग खुद है, कुछ खुद रोल जो है करेंगे। वो डिलीट कर दें, और जो और अगर इधर है क्वांटिटी इधर कम है तो क्वांटिटी कम ज्यादा क्वांटिटी कर कम कर सकते दो, ठीक है। ठीक है। सही है। अब आप ये देख सकते हैं कि मेरा फिनिश गुड वेयर हाउस है, लेकिन अब हैं। आइटम लेकिन अब्दुल्ला भाई एक, सॉरी, एक पॉइंट और है। मसा सेल ऑर्डर में एक पीस था कि इसने गलती से 5 कर दिए, उस पे भी आपने रिस्ट्रिक्शन करनी है। वो एक कंट्रोल है इस पे। कंट्रोल। हाँ, ये ना हो कि 5 करो। सच कहा कि ये है। अभी कहा कि अभी कह रहा हूँ तो मैं फ्यूचर में कह रहा हूँ। बाद में का इंसान से हो जाती है ना कि सेल ऑर्डर में एक पीस है और अल्लाह के वली ने 5 कर दिए, जाओ एंजॉय करो, मौज मस्ती करो। ऐसा थोड़ी ना होता सर। वो तो ये जब तो ये भी सिस्टम नहीं करने देता सर। वो तो जब ऑडिट होता है फिर पता चलता है ना। नहीं, अरे चलें, यहाँ पे अब आप देख सकते हैं ये आपका फिनिश गुड वेयर हाउस था। अब यहाँ पे ग्रीन कलर आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये दोनों आइटम्स आपके पास अवेलेबल हैं। अगर इधर रेड होता तो फिर इसका रेड मतलब का स्टॉक मतलब है में हो कि जाता। वही जो हम पहले देख रहे थे कि आइटम्स आपके पास नॉट अवेलेबल था। ठीक है। और वेयर हाउस की अगर मैं अंदर जाके बात करूँ तो इवन आपका जो वेयर हाउस होता है, वेयर हाउस के ऊपर भी क्वांटिटी शो कर देता है वो। अब हम्म। साथ साथ आप देख सकते हैं अगेंस्ट सेल्स ऑर्डर की आप डिलीवरी करने जा रहे हैं, तो आपके पास सेल्स ऑर्डर का रेफरेंस भी मौजूद है, ताकि आपको आइडेंटिफाई रहे कि सेल्स ऑर्डर पे क्या एक्चुअल एग्रीमेंट था और क्या आप उसकी डिलीवरी करने जा रहे हैं। तो आपके पास यहाँ सेल्स ऑर्डर का रेफरेंस भी मौजूद रहता है, इधर भी मौजूद है, आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर। सही। मोड ऑफ डिलीवरी कैसे आप डिलीवरी कर रहे हो और डिलीवरी टर्म्स कोई एसोसिएटेड है, आप वहाँ डिलीवरी टर्म्स सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे अभी तो मैंने सिर्फ एक ही बताया हुआ है, लेकिन जो आपने मुझे पहले इनिशियली बताया था, अगर आपके फर्दर कोई डिलीवरी टर्म्स है तो आप वो मुझे बता दीजिए, मैं इसको अपडेट कर वो मैं दूंगा। मेंशन कर दूंगा। सही है। ठीक है। एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट ऑब्वियसली वही होता है जो आपका कस्टमर का एड्रेस होता है, और कॉन्टैक्ट पर्सन कस्टमर कॉन्टैक्ट पर्सन होता है। तो ये आपकी एक्चुअली डिलीवरी एड्रेस आ जाता है। टर्म्स एंड कंडीशन आपके बाय डिफ़ॉल्ट यही पिक होकर आते हैं जो आपके डिलीवरी टर्म्स होते हैं। सही के डैमेज या जो जो भी आपने दिख डिफ़ाइन रहा किए। है। तो ये आपके डिलीवरी नोट एसोसिएटेड रिक्वायरमेंट्स थी। अब आप इसको सेव करके सबमिट कर देंगे तो ये आपके आइटम्स डिलीवर हो जाएंगे टुवर्ड्स द कस्टमर। ये सिर्फ डिलीवरी नोट बना, टैक्स इनवॉइस अभी वहीं ठहरी, साथ नहीं बनेगी। वो अलग हमारे डॉक्यूमेंट हो। सिस्टम में अभी इकट्ठी बनी है ना, इधर अलग जाके बनेगी। ये स्टोर पर्सन का काम है, टैक्स इनवॉइस आप अकाउंट्स में आ जाओ।
अकाउंटिंग मॉड्यूल। सर जी सर इधर तो बहुत से काम है, मतलब काम नहीं है बहुत सिर्फ। लंबा पहिया है ये। नहीं, अच्छी चीज है ना, लाइक वाले कुछ कस्टमर कहते हैं हमें टैक्स इनवॉइस अभी चाहिए, तो टैक्स इनवॉइस खाली बना सकती हो डिलीवरी नोट के बगैर। अक्सर कस्टमर हमें कहते नहीं हमें टैक्स इनवॉइस। वो बनती इस तरीके से, जैसे मैं सेल्स ऑर्डर के ऊपर खड़ा हूँ, सही, सेल्स ऑर्डर के ऊपर हूँ, और अगर मैंने जाके डायरेक्ट इसकी इनवॉइस क्रिएट करनी है तो आप उसकी डायरेक्ट जाके इनवॉइस क्रिएट कर दो। टैक्स इनवॉइस क्रिएट करनी है तो आप डायरेक्टली जाके कर दो। अगर लेकिन आप इधर विदाउट, स्टॉक को तो हिट नहीं करेगी ना अब्दुल्ला भाई। नहीं, सही है, स्टॉक हिट हो उस वक्त होगा जब डिलीवरी नोट बना। ठीक हो गया। अब अगर मैं वापस जाके लेजर रिपोर्ट देखूँ तो लेजर तो रिपोर्ट में आप आप जीरो देख होगा। सकते हो, लेजर रिपोर्ट में आप देख सकते हो कि यही दो आइटम्स हैं, सही। पहली लाइन से आपको दो शो कर रही हैं जो आपने जब रिसीव किए थे, सही। तो आपने हम्म। वन रिसीव की थी, वन इन क्वांटिटीज आ रही थी, तो बैलेंस के अंदर भी वो सेम शो हो रही थी। लेकिन अगेन आपने ये दोनों आइटम्स जो हैं वो आपने डिलीवर किए हैं, तो ये अभी आउट क्वांटिटी में चली गई। अब इसका बैलेंस ज़ीरो हो रहा है इस वेयर हाउस हम्म। के ऊपर, सही। और अगर मैं लास्ट में ही चले जाऊँ तो ये आपका वाउचर या डॉक्यूमेंट रेफरेंस आ रहा है, ये दो आपके रिसीविंग के डॉक्यूमेंट्स हैं और दो आपके डिलीवरी के डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये आपको इस हम्म। तरीके से कंप्लीट उसकी आइटम बाय आइटम मूवमेंट डिफाइन हो रही है कि कितने आपने रिसीविंग की है, कितने आपने फर्दर आगे डिलीवर किए हैं, और किस डॉक्यूमेंट के एसोसिएटेड वो डिटेल्स पिक हो कर आ रही हैं। यहाँ से भी क्लिक करके इसकी रिपोर्ट निकाल सकते हैं, मतलब अगर प्रिंट देनी हो डिलीवरी नोट की, जैसे अभी ये शो हो रहा है इस पे, कहीं कोई इस तरह ऑप्शन है कि डायरेक्ट क्लिक करके तो मतलब रिपोर्ट निकाले? आई थिंक सो ओपन होगा, लिंक है ना। किस चीज़ में? इसी इसी को क्लिक करें, ये ओपन होती है फाइल ये तो आप डिलीवरी डिलीवरी नोट। नोट पे आ जाते हैं आप। बस हाँ ठीक है, उसी वो के लिए यही चाह पूछ रहे रही थे कि डुप्लीकेट निकालना हो तो सही है, तो आप यहाँ डिलीवरी नोट पे आ जाते हो, डिलीवरी नोट के ऊपर भी आपके सेल्स ऑर्डर के रेफरेंस आ रहे हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो आप इसको भी सेल ऑर्डर ओपन के ऊपर आ करें। जाएंगे। सही, कोई डॉक्यूमेंट एसोसिएटेड अगर आपको चेक करने तो ये कनेक्शंस में आने के बाद आप देख सकते हैं कि हूँ। जहाँ जहाँ ये डॉक्यूमेंट एसोसिएटेड होगा वहाँ पे वो आपको शो हो रहा होगा। ये मटेरियल क्लियर कर। रिक्वेस्ट पे जा रहे हैं, डिलीवरी पूरी नोट के ऊपर डिटेल आ जा रही रहे होगी इससे। हैं। सही, अभी हमने इनवॉइस नहीं क्रिएट की हुई, ना हमने कोई पेमेंट की है, तो इसलिए इनवॉइस नहीं शो हो रही और कोई पेमेंट इसकी शो नहीं हो रही, सही। हम्म। कच्चा पक्का काम जाना सारा एक जगह। सही है। कोई सवाल यहाँ तक, कोई क्वेश्चन? नहीं, अब टैक्स बस। इनवॉइस भी बना दें इसकी क्लास कर। अच्छा सर जी, प्लीज प्लीज ये सारी वीडियो सेंड कीजिएगा, मैं एक दफा ये जब तक खुद नहीं बनाऊंगी मैं देखूंगी नहीं तब तक। ऑलरेडी उससे भेजी ये हुई है, जी। भेजी हुई है ये आपको, हाँ सोएब भाई, आप जी वापस चेक कर लिएगा, चलो ये आपको ठीक भेजी है। हुई है। चलो, अब इसकी टैक्स इनवॉइस रहेगी अकाउंटिंग ये में टैक्स। ये फाइनेंस पर्सन करता है या ये कोई डायरेक्टली क्रिएट कर सकता है? दोनों तरीके से चले, वैसे तो फाइनेंस का काम है, लेकिन आप दोनों तरीके से इसको बता दें। यार सेम तरीका कार है, जिस तरीके से हमने परचेज रिसीट या डिलीवरी नोट क्रिएट किया था, वैसे ही आपकी टैक्स इनवॉइस या सेल्स इनवॉइस क्रिएट होती है। अब हम अकाउंटिंग मॉड्यूल के अंदर आए जहाँ पे आपकी अकाउंट्स टीम या फाइनेंस की टीम होती है। अब सेल्स इनवॉइस का डॉक्यूमेंट आपको यहाँ टॉप पे शो हो रहा होता है, आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसको आपने ऐड सेल्स इनवॉइस करके सबसे पहले कस्टमर बताना है, कस्टमर कौन था, और कस्टमर सेलेक्ट करने के बाद सेम आपने आइटम्स आके फेच करने हैं। अब आइटम्स आप दो तरीके से फेच कर सकते हो। अब आइटम्स फेच करने का तरीका ये सेल्स ऑर्डर या डिलीवरी नोट वाइज। सेल्स ऑर्डर के ऊपर जो होता है वो आपकी कंप्लीट ऑर्डर्ड क्वांटिटी शो हो रही होती है, और डिलीवरी नोट जो होता है वो हो सकता है आपने पार्शियली डिलीवरी की हुई हो तो आपके स्पेसिफिक जो मैं पास डिलीवर पार्शियल की। डिलीवरी नोट, पार्शियल जो आपने डिलीवरी की हुई है आप उसकी इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं, सही। तो ये अब्दुल्ला आपको, भाई, हमारी कंपनी में तो यही रूल है, जितना आप डिलीवर कर रहे हैं उतनी ही टैक्स इनवॉइस बनाए, बेटर फिर हम डिलीवरी नोट को फॉलो करें। अगर आप डिलीवरी नोट पे जाएंगे तो आपके पास डिलीवरी नोट जो आपने कभी कभी किया, कस्टमर ये भी कहते हैं ना कि पूरे का पूरा वो मुझे फिर एक आप पेज पे चाहिए, वो हाँ फिर सेल सेल्स ऑर्डर ऑर्डर सेलेक्ट वाला। करोगे उस हाँ केस में। ठीक ये दोनों ऑप्शन है। अगर है। आप डिलीवरी एसोसिएटेड कर रहे हैं तो आप डिलीवरी नोट से जाएंगे, अगर आप सेल्स ऑर्डर लेवल पे जा रहे हैं तो आप ऑर्डर लेवल पे जाएंगे। जी।
उसको सिलेक्ट करके आपके पास आइटम्स फैच हो जाएंगे। सही, आइटम्स फैच हो गए, नीचे उसकी क्वांटिटीज़ आ गई, उसकी रेट आ गई, टोटल अमाउंट आ गई, टैक्स आ गया जो आपके बेसिकली टैक्स इनवॉइस से रिलेट करते हैं सारी चीज़ें। और बैलेंस भी शो हो रहा है ना नीचे, कितना हमने रिसीव किया था लास्ट जाए। अभी हमने इसकी एडवांस पेमेंट नहीं की हुई, हमने तो डायरेक्ट उसकी क्या कहते हैं, हम्म। इसलिए यहाँ अच्छा, पे इसके बाद टोटल ये एडवांस ज़ीरो आ रहा है। रिकॉर्ड भी शो होंगी या जस्ट हम लोग इधर से देख सकते हैं? इधर से सारे सिर्फ इधर से देख सकते हैं? इधर से भी देख सकते हैं, रिपोर्ट में भी जाएंगे, रिपोर्ट में भी जब जाएंगे। हम लोग मतलब कि जब सेल इनवॉइस असल बनाते हैं, अब्दुल्ला टैक्स भाई इनवॉइस को तो बनाते रिपोर्ट में पकड़ना है ना। हैं। ये जो है आप एडवांस पेमेंट की बात कर रहे हैं, हम विदाउट एडवांस पेमेंट अभी इस पूरे साइकिल पे गए हैं। हम्म। एडवांस पेमेंट का ऑप्शन जो होता है ना वो आपके पास यहाँ ऑर्डर के ऊपर ही आता है, यहाँ से आप जाके उसकी डायरेक्ट पेमेंट क्रिएट कर देते हो, एडवांस या डाउन पेमेंट आप जितनी भी कर रहे हो। सही, लेकिन अभी हम बिहाफ ऑफ इनवॉइस चाह रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे अभी हम किसी भी एडवांस पेमेंट के बगैर चले गए हैं डायरेक्टली डिलीवरी हम्म नोट के उसके ऊपर, टोटल अमाउंट के ऊपर। हम्म। यहाँ पे आपका डिलीवरी नोट का डॉक्यूमेंट रेफरेंस भी आ रहा है कि किस आप डिलीवरी नोट के ऊपर आप इसकी वर्किंग कर रहे हो। कस्टमर वेट, कस्टमर की अगर कोई टैक्स आईडी है तो यहाँ पे शो होती है। हम्म। एडवांस पेमेंट की आप बात कर रहे थे, वो इस तरीके से होती है कि फॉर एग्जांपल अगर आप अभी देखो आपके पास एडवांस पेमेंट की अमाउंट ज़ीरो शो हो रही थी नीचे, टोटल एडवांस ज़ीरो। सही, लेकिन अगर आप एडवांस पेमेंट यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं सेल्स ऑर्डर के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, अच्छा आपका तो होता ही एडवांस का केस है, आपके सेल्स पर्सन जो है वो कैश या चेक रिसीव करते हैं, फिर उसको डिपॉजिट कराते हैं, उसका अटैचमेंट प्रूफ देते हैं। हम्म। तो अटैचमेंट का प्रोसेस तो आपको पता है ना, लास्ट टाइम भी आपको बताया था, यहाँ से लाके उस सेल्स पर्सन हाँ, को यहाँ आपकी से टैक्स हो अटैचमेंट जाती है। करते हैं, फिर उसकी बेसिकली 24 आवर्स की विंडो जनरेट होती है। एडवांस पेमेंट क्रिएट करने के लिए आप इस इधर से आके पेमेंट एंट्री क्रिएट करते हैं। पेमेंट एंट्री क्रिएट करने के बाद आप उसका मोड ऑफ पेमेंट बताते हैं, कोड मतलब रखे हुए। किस मेथड से वो पेमेंट कर रहे हैं। आपके पास टोटल अमाउंट शो होती है 682 की, लेकिन एडवांस पेमेंट उसने जितनी भी की हुई है वो यहाँ पे लाके आप पेड अमाउंट के अंदर एंटर करते हैं। सही, ओके। अगर चेक या किसी और मेथड से की हुई है तो आप उसका चेक का रेफरेंस नंबर भी आप नीचे यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, चेक और उस चेक की डेट यहाँ पे आ जाती है। ओके। इसके बाद आपके पूरी पूरी 24 आवर्स की विंडो चलती है, उसके बाद आपके पास ही और हुसाम सर के पास अप्रूवल राइट्स होते हैं, वो उसको रिव्यू करेंगे एज़ पर द अटैचमेंट प्रूफ, अगर वो 24 आवर्स विंडो के अंदर आ रही है। 24 आवर्स एक्सटेंड कर जाते हैं तो फिर वो सेल्स पर्सन जो है वो फर्दर वर्किंग के लिए इनेबल नहीं होगा, मतलब उस वो आगे मज़ीद फर्दर वर्किंग नहीं कर सकता अगर अनटिल अनलेस वो 24 आवर्स या 24 आवर्स गुजरने के बाद कोई रिक्वेस्ट जनरेट करे कि उसको अगर फर्दर टाइम अलाउ करना है या नहीं। उससे लेना। सही, ये काम सबसे बेहतर है। हम्म। ये जब भी पैसे रहते होते हैं को सेल ऑर्डर बना देंगे। अब पता चलेगा सारा कुछ हो। सही है। तो आप लोग इसको अप्रूव करोगे, अप्रूव करने के बाद ये जो है अप्रूव्ड बाय मैनेजमेंट का ये स्टेटस है यहाँ पे आ जाएगा, मींस कि ये पेमेंट आप अप्रूव कर चुके, रिसीव कर चुके हो। कितनी की है, 200 अमाउंट आपने रिसीव की हुई है। अब अगर मैं जाके इस सेल्स ऑर्डर को अगेन, अभी आप देखो सेल्स ऑर्डर के ऊपर यहाँ पे एडवांस पेमेंट ज़ीरो आ रही है। हम्म। अब मैं अगर इसको रीलोड करूँ, तो इधर टू रीलोड हंड्रेड करने शो। के बाद यहाँ पे एडवांस पेमेंट 200 शो हो रही है। सही है। अब बैलेंस आ अब जाएगा। अब आपके पास अगर मैं इधर इनवॉइस के ऊपर जाऊँ, अब मैं इनवॉइस के ऊपर आ गया, अभी भी आप देखो इनवॉइस के ऊपर टोटल एडवांस ज़ीरो आ रहा है। सही, हम्म। टोटल एडवांस ज़ीरो आ रहा है, लेकिन क्योंकि मैं पेमेंट कर चुका हूँ, उसकी एडवांस पेमेंट या डाउन पेमेंट मैंने रिसीव की भी है। पेमेंट सेक्शन में अगर आप जाएँ इधर एडवांस पेमेंट्स, सही, और फिर आपने आने के बाद यहाँ से गेट एडवांसेस रिसीव्ड के बटन पे क्लिक करना है। तो आप ये देख सकते हैं कि बाय सिस्टम ऑटोमेटिकली जो भी इस कस्टमर एसोसिएटेड आपकी पेमेंट होगी वो पिक करके ले आएगा। इसको ओके। ओपन करके आप देख लें, आपकी पेमेंट एंट्री है, ये उस पेमेंट का रेफरेंस है। सही, जो आपने 24 आवर्स पे कंट्रोल की थी, कितनी पेमेंट आपने रिसीव की है, वो एडवांस पेमेंट की अमाउंट आ गई, और कस्टमर का रेफरेंस आ गया, कस्टमर का सेल्स ऑर्डर रेफरेंस आ गया।
सही, तो ये कंप्लीट कंट्रोल यहाँ तो पे। इधर अटैचमेंट जो रिसीप्ट अटैचमेंट जो हम लोग करते हैं वो वहाँ वो उसका कहाँ पे ये इसमें लेफ्ट ऑप्शन? साइड पे यहाँ से अटैचमेंट नहीं, का ऑप्शन होता है। ठीक है ठीक। अब मैंने इसको फर्दर सेव कर दिया, तो अब आप नीचे आके देखेंगे तब टोटल एडवांस जो है वो आपका 200 हो गया, और आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है वो 482.5 है, मतलब जो रिमेनिंग आपके बैलेंस रह गए। ओके। ठीक है, इसको आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो अब आप देख सकते हो आपके जो इनवॉइस है वो आपकी पार्टली पेड आ रही है, मतलब पार्शियल पेमेंट आप इसकी कर चुके हैं, एडवांस पेमेंट आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। सही, अब आपने डिलीवरी आप कर रहे हो, वहाँ पे जाके आप उसकी फिक्सिंग सारे एलिमेंट्स कर दोगे, फिर आपने उससे फर्दर रिसीविंग करनी है पेमेंट की। आप अगेन इसके जाके यहाँ से क्रिएट पेमेंट करेंगे तो आप फिर पेमेंट। अगेन पेमेंट फॉर्म के ऊपर आ जाओगे। पेमेंट फॉर्म के अंदर सेम वही सारा प्रोसेस है, लेकिन अब की बार आपके पास पेड अमाउंट जो है वो रिमेनिंग अमाउंट आती है, मतलब जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपकी रह गई है। अगर आप यहाँ हम्म। लाइन लेवल पे देखें तो ये आपका सेल्स इनवॉइस का रेफरेंस है, टोटल अमाउंट आपकी इतनी थी, लेकिन आउटस्टैंडिंग आपकी 482 है। ओके। सही सही है, है। इसके ऊपर भी वही कंट्रोल है कि जब तक सेल्स पर्सन अटैचमेंट नहीं देगा तब तक इसके ऊपर वर्किंग नहीं होगी। ओके। यहाँ पे आके आपकी सेल्स साइकिल कंप्लीट हो जाती है एसोसिएटेड विद परचेज। कोई सवाल डन। यहाँ तक? नहीं, असल सवाल तो अगले सेशन में होंगे जब रिपोर्टिंग आनी है, क्योंकि रिपोर्टिंग ही मेन होता है सिस्टम की जान। बताएं। वो तो नेक्स्ट सेशन में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सेशन अभी में। है। नहीं, आप नेक्स्ट सेशन में ही रख लें, वरना रिपोर्ट्स आप यहाँ से एक्सप्लोर कर लिएगा। सही, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। सेलिंग मॉड्यूल के अंदर आपके डिफरेंट रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, हर रिपोर्ट के अंदर फ़िल्टर मौजूद है, तो आप उसको फ़िल्टर आउट करके देख लीजिएगा जो भी आपके पैरामीटर्स जिस भी आप पे आप रिपोर्ट जनरेट करना चाह रहे हैं। सही, ये सेलिंग एसोसिएटेड है। इसी तरह ये बाइंग। परचेज, बाइंग के अंदर परचेज एसोसिएटेड आपको शो हो जाएंगी। सही, हम्म। और स्टॉक के अंदर आपके स्टॉक रेलिवेंट जो भी आपके पास डिलीवरी नोट या परचेज रिसीट या सेल ऑर्डर परचेज ऑर्डर वाइज है, आइटम वाइज है, तो आप यहाँ से जाके देखिएगा। ओके। कहीं ज़रूरत पड़े तो फिर बता दिएगा। चल। ठीक है। डन। ओके। थैंक यू कब सो आ रहे हैं मच, आप? थैंक यू। आपके 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 वो कब आ रहे हैं, आगे कंटिन्यू करना है? वो आना है 7 को, आना है तो 8 को रखेंगे मीटिंग तो वरना इंशाल्लाह। वरना आपकी छुट्टी बंद कर देंगे वो। छुट्टी बंद की तो मैं कंपनी बंद कर दूंगा। चलो, अल्लाह खैर चले, करेगा। हाँ इंशाल्लाह। ऊपर ऊपर नीचे होता रहता है। आप इंजॉय कर रहे हैं पाकिस्तान को, हम ना करें? सही बात है। चलें चलें, थैंक यू सो मच। ओके, शुक्रिया। ओके। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम।